पहले जमाने में एक नेक बादशाह था। एक मर्तबा बादशाह अपने वजीरों के साथ शेर के लिए निकला। जंगल के करीब डेरे डाले गए। जब खाने का वक्त हुआ तो दस्तरखान बिछाया गया। इतने में बादशाह ने देखा कि एक बहुत बड़े दरख्त पर एक बंदर बैठा हुआ है। सब खामोशी के साथ देख रहा है। उसमें बंदरों वाली कोई भी हरकत ना थी। बादशाह ने कहा, थोड़ा सा खाना इस बंदर के सामने भी डाल दो। नौकरों ने थोड़ा सा खाना उस बंदर के सामने भी डाल दिया। बंदर पेड़ से नीचे उतरकर आता है और एक ठेकरी पर कोयले से कुछ लिखता है और फिर बंदर ने वो ठेकरी बादशाह को दे दिया। ठीकरी पर लिखा हुआ था, मैं ऐसे खाने नहीं खाऊंगा, बल्कि जैसा दस्तरखान बादशाह के लिए लगाया गया है वैसा ही मेरे लिए भी लगाया जाए। बादशाह को ये देख करके बड़ी हैरानी हुई। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसके लिए भी एक ऐसा ही दस्तरखान लगाया जाए जैसे मेरे लिए लगाया गया है। इसके बाद बंदर दरख्त से नीचे उतर कर आया और खाना खा करके फिर से दरख्त पर चढ़ गया। अचानक आसमान पर काले रंग के बादल छा गए। नौकरों ने जल्दी जल्दी सारा सामान समेटा। बादशाह ने नौकरों से कहा, एक टाट का टुकड़ा बंदर के सामने रख दो, कहीं वो भीग न जाए। नौकरों ने एक टाट का टुकड़ा बंदर के पास लाकर रख दिया। बंदर ने फिर कुछ ठीकरी पर लिखा और बादशाह को दे दिया। उस पर लिखा हुआ था, जैसा खेमा बादशाह के लिए लगाया गया है वैसा खेमा मेरे लिए लगाया जाए, तब मैं आऊंगा। बादशाह के कहने पर वैसा ही खेमा बंदर के लिए भी लगाया गया। इतने में बारिश शुरू हो गई। वो बंदर दरख्त से नीचे उतर करके अपने खेमे के अंदर चला गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह जब वापस जाने लगा तो बादशाह ने नौकरों से कहा कि जाओ और बंदर से पूछ करके आओ, क्या वो हमारे साथ जाने के लिए तैयार है। तो बंदर ने एक ठीकरी पर कुछ लिखा कि जैसा हाथी बादशाह के लिए तैयार किया गया है वैसा ही हाथी मेरे लिए भी तैयार किया जाए, तब मैं जाऊंगा। बादशाह बंदर के अंदर दिलचस्पी लेने लगा और उसके लिए भी अपने जैसे सवारी तैयार करवाई। जब महल के पास पहुंचे तो बादशाह ने हुक्म दिया, जो खेमा नौकरों के लिए है उनमें से एक खेमा बंदर को दे दिया जाए। लेकिन बंदर ने फिर से कुछ लिख करके दिया कि जैसा महल बादशाह के लिए है वैसा महल मेरे लिए बनाया जाए, फिर मैं वहां रहूंगा, वरना मैं वापस जंगल में चला जाऊंगा। बादशाह के पास एक और महल भी था जहां पर वो बहुत कम आया जाया करता था। वो महल बंदर को दे दिया गया। बादशाह की बीवी और नौकर को बंदर से बहुत ज्यादा चिढ़ हो गई थी। इधर बंदर ने बादशाह के महल में आना जाना शुरू कर दिया। बंदर मुकदमे बहुत गौर से सुनता। जब बादशाह कोई गलत फैसले लेने वाला होता तो बंदर बादशाह के हाथ से फौरन कागज को लेकर के फाड़ देता और कलम से सही फैसला लिख करके बादशाह के हाथ में दे देता। शुरू में तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर बादशाह समझ गया कि इस बंदर की वजह से वो बहुत सारी गलतियों से बच गया है। उस बादशाह की एक खूबसूरत बेटी थी। बादशाह अपनी बेटी से दिलो जान से ज्यादा मोहब्बत करता था। बंदर को देखने का शौक बादशाह की बेटी को भी पैदा हो गया। एक दिन शहजादी अपनी सहेलियों के साथ बंदर को देखने के लिए आई। जब बंदर ने शहजादी को देखा तो उसे देख करके वो घूरने लगा। शहजादी बंदर के डर से महल के अंदर भाग गई और उसके बाद से ये होने लगा कि शहजादी जब भी बन सवर करके अपना चेहरा आईने में देखती तो पीछे से बंदर का चेहरा नजर आ जाता। पता नहीं कैसे बंदर उसके कमरे में घुस जाता। एक दिन बंदर ने पर्ची में कुछ लिख करके शहजादी के हाथ में थमा दिया। उस पर्ची में लिखा हुआ था, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? यकीन करो मैं बहुत खूबसूरत हूँ। शहजादी जानती थी ये तहजीबमंद बंदर मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। धीरे धीरे शहजादी को बंदर से हमदर्दी हो गई। जब ये बात बादशाह तक पहुँची तो उसे ये बात अच्छी न लगी कि बंदर उसकी बेटी के कमरे में आता जाता है। बादशाह अगले दिन बंदर से मिलने के लिए उसके पास आया। बंदर महल में मौजूद था।
बादशाह कहने लगा कि देखो, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मैंने तुम्हारी हर बात को माना, तुम्हें अपने बराबरी का दर्जा दिया, शायद दूसरा कोई बादशाह तुम्हारे साथ ऐसा ना करता, और अब तुम मेरी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया है। ये बात मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगी। इससे पहले कि मैं कुछ सख्त कदम उठाऊं, तुम बाज आ जाओ। बंदर झट से महल में से कागज और कलम लेकर के आया और कुछ लिख करके बादशाह को दे दिया। उसमें लिखा हुआ था, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। बादशाह को ये पढ़ करके हक्का बक्का रह गया। अपनी फूल जैसी शहजादी की शादी इस बंदर से, ये तो कभी नहीं हो सकता। बादशाह ने कहा, ऐसा तो मेरी जिंदगी में कभी हो नहीं सकता। बंदर ने लपक करके बादशाह की कमर से तलवार निकाली और दूसरे हाथ से लिखा कि अगर ऐसा आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता तो मरने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको मार करके आपकी बेटी से शादी कर लूंगा। आप मेरे मोहसिन हैं, आपने मुझे इस महल में रखा, खाने पीने का इंतजाम किया। मैं आपको मार करके अपना हाथ खून से नहीं रंगना चाहता। बादशाह ने अपनी मौत को सामने देखा तो कहने लगा, अच्छा मुझे थोड़ा सोचने का मौका दो। बादशाह अपने महल वापस आ गया। वो बहुत परेशान हुआ। एक तरफ बेटी थी और दूसरी तरफ उसकी अपनी जान। सारी रात टहलते हुए उसने परेशानी में गुजार दी, लेकिन अपनी बीवी को उसने कुछ भी नहीं बताया। वो जानता था कि बीवी को जैसे ही पता चलेगा वो सारा महल अपने सर पर उठा लेगी। सुबह होने तक बादशाह फैसला कर चुका था कि वो अपनी जान दे देगा, लेकिन अपनी बेटी की शादी बंदर से कभी नहीं करेगा। वो कुछ नसीहतें करने के लिए अपनी बेटी के पास गया। बेटी, कल को अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम अपनी माँ को कैसे तुम्हें देखना है और सल्तनत को कैसे संभालना है। शहजादी ने आंखों में आंसू भर कर के कहा, अब्बा जान, ये बात आप कैसी कर रहे हैं? अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बादशाह ने कहा, मेरी बेटी, वो बंदर मेरे पीछे पड़ गया है और मुझसे कहता है मैं उसकी शादी तुमसे कर दूं, वरना वो मुझे जान से मार देगा। लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है कि मैं तुम्हारी शादी उससे भला कैसे कर सकता हूँ। तुम्हारी माँ ने उसके कत्ल के कई बार मंसूबे बनाए, लेकिन वो हमेशा नाकाम रही। वो बंदर आज भी जिंदा फिरता है। बादशाह कहने लगा, मैं जाकर के बंदर से साफ साफ बता देता हूँ कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी के साथ नहीं कर सकता। उसके बाद शायद वो मुझे जान से मार दे और तुम अपनी माँ के साथ तहखाने में जाकर के छिप जाना। उस वक्त तक बाहर ना निकलना जब तक कि वो बंदर यहाँ से ना चला जाए। शहजादी ने कहा, अब्बा, आप अपनी जान को बेकार में ना दें। आप मेरे वाली ही नहीं बल्कि सल्तनत के बादशाह भी हैं। आप जा कर के बंदर से रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। आखिरकार शहजादी ने जैसे तैसे अपने बाप को मना ही लिया। बादशाह ने बंदर को अपनी रजामंदी बताई और बंदर ने कहा, आप शादी की तैयारी शुरू करें। मलिका को जब ये बात मालूम हुई तो उसने सारा महल अपने सर पर उठा लिया। निकाह वाले दिन बादशाह ने मलिका को एक कमरे में बंद कर दिया और शहजादी का निकाह उस बंदर के साथ करवा दिया। शहजादी रुखसत होकर के बंदर के महल चली गई। अगले दिन जब शहजादी महल से वापस आई तो बहुत ही ज्यादा खुश थी। मलिका ने जब ये देखा वो हैरान रह गई। मलिका बोली, बेटी, तुम उस बंदर के साथ में इतनी खुश कैसे हो? शहजादी बोली, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। शहजादी दिन में अपने बाप के महल में रहती और रात के वक्त वो बंदर के पास उसके महल चली जाती। एक बार रात के वक्त मलिका ने नौकरानियों वाला लिबास पहना और बंदर के महल चली गई। शहजादी के कमरे का दरवाज़ा बंद था। मलिका ने दोनों की बातें सुननी शुरू कर दी। अंदर से किसी मर्द के बोलने की आवाज़ आ रही थी। मलिका ने ताले के सुराख के अंदर से झांका तो देखा शहजादी एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान के साथ बैठी हुई है। वो शहजादी के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा है। ये देख कर के मलिका हैरान रह गई और सोचने लगी, अच्छा तो ये बात है, तभी मैं कहूँ कि मेरी बेटी भला इस बंदर के साथ इतना अच्छा ज़्यादा खुश कैसे रह सकती है। अब मलिका वहाँ से पलट कर जाने लगी। उसको एक तरफ बंदर की खाल पड़ी हुई नजर आई।
मलिका सोचने लगी, इतनी मोटी खाल बंदरों वाली ये अपने ऊपर पहन करके भला क्यों रखता है और बंदर क्यों बना फिरता है। अगर मैं इस खाल को जला दूं तो फिर ये कभी बंदर नहीं बनेगा। ये सोच करके वो बंदर की खाल उठा करके अपने महल में जाती है और उस खाल को आग लगा देती है। इधर मलिका ने बंदर की खाल को आग लगाई, उधर शहजादे को जलन महसूस होने लगी। शहजादा बचाव बचाव करके गायब हो गया। हैरान कुन शहजादी अपने वालिद के महल वापस आती है तो देखती है कि उसकी वालदा ने बंदर की खाल को आग लगा दी थी। शहजादी ने जल्दी जल्दी वो आग बुझाई। शहजादी को पता चल गया कि उसकी माँ का ये कारनामा है। वो रो रो करके कहने लगी, हाय अम्मा जान, आपने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। आखिर आपकी क्या दुश्मनी थी मुझसे। उसकी माँ ने कहा, बेटी मुझे क्या पता था, मैंने तो सोचा अगर वो बंदर वाली खाल जला दूंगी तो वो बिल्कुल नौजवान की तरह मेरा जमाई राजा बनकर रहेगा। शहजादी ने कहा, अम्मी जान, मैंने आपको कहा था ना कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, अब आपको ठंडक पड़ गई। माँ शहजादी की तमाम बातों को सुनकर के परेशान थी। जब बादशाह को पता चला तो बादशाह ने नौकरों को भेजा, लेकिन कहीं से भी बंदर की कोई खबर ना मिली। अब शहजादी ने एक जोगन वाले कपड़े पहन लिए और शहजादे की तलाश में निकल गई। जंगल जंगल शहरा शहरा वो भटकती फिरती, उसके पाँव में छाले पड़ गए। शहजादी का रंग रूप पूरी तरह से बदल गया। एक रात शहजादी उसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उस पेड़ के ऊपर एक चकोर और चकोरी बैठे थे और ये बातें कर रहे थे कि शहजादी उनकी बातों को सुन रही थी। चकोर दरअसल एक परिंदा होता है। चकोरी ने चकोर से कहा, क्या बात है चकोरे, तू इतना परेशान क्यों है। चकोरे ने कहा, क्या बताऊं, यहाँ से यूरोप की तरफ एक शहजादा है, मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। उसके सारे जिस्म पर बड़े बड़े आंवले पड़ चुके हैं और वो बहुत तकलीफ में है, वो सो भी नहीं सकता। सारे तबीब और हकीम उसका इलाज कर कर के हार गए, कोई भी उसका इलाज नहीं कर पा रहा। चकोरी ने पूछा, शहजादे की हालत भला कैसे हुई। चकोरे ने कहा, किसी जालिम ने शहजादे को जला करके मारने की कोशिश की थी। शहजादे की जान तो बच गई, लेकिन उसका सारा जिस्म जल गया। चकोरी ने कहा, ऐ चकोरे, क्या हमारे शहजादे के इस दुख का कोई इलाज है। चकोरे ने कहा, अगर कोई हमारी बीट इकट्ठी कर ले और उन्हें चंदन के साथ घिस करके 40 दिन तक रोजाना सुबह शाम शहजादे को लगाए तो शहजादे के सारे जख्म भर जाएंगे। शहजादी समझ गई कि ये मेरे शहजादे के बारे में बात हो रही है। चकोरी चकोरा तो सुबह उड़ गए। शहजादी ने उनकी सारी बीटें इकट्ठी कर ली और एक तबीब के बेस में वो यूरोप की तरफ चल पड़ी। वहाँ से कुछ मील की दूरी पर शहजादी को एक शहर नजर आया। शहर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन वहाँ की हर चीज पर उदासी छाई हुई थी। वहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे और अपने अपने कामों को अंजाम दे रहे थे। शहजादी जिससे भी उसकी परेशानी का पूछती तो वो सारे बताते कि उनके शहजादे की हालत बहुत ज्यादा खराब है। शहजादी ने बाजार से चंदन खरीदा और दूसरी दवाई ली और जरूरत का सामान खरीद करके शहजादी शाही महल पहुंच गई और पहरेदार से कहने लगी कि जा करके बादशाह से कहो कि हिमालय की पहाड़ियों से एक तबीब आया है, वो शहजादे का इलाज करेगा। पहरेदार भागता हुआ बादशाह के पास गया। बादशाह ने कहा कि उसे फौरन अंदर बुलाओ। बादशाह ने देखा ये तो अभी नौजवान है, ये शहजादे का भला क्या इलाज करेगा। इतने बड़े बड़े तबीब और हकीम इसका इलाज ना कर सके। फिर भी बादशाह ने कहा, तुम भला क्या कर लोगे, बड़े बड़े तबीब और हकीम हार चुके हैं। शहजादी बोली, अगर 40 दिन में शहजादा ठीक ना हुआ तो जो चोर की सजा है वो मेरी सजा। ये सुनकर के बादशाह ने खुशी से कहा, हाँ ठीक है। और शहजादी ने कहा, मुझे शहजादे के साथ वाला कमरा चाहिए ताकि मैं दिन रात शहजादे की देखभाल कर सकूं। बादशाह के हुक्म पर शहजादी को शहजादे के साथ वाला कमरा दे दिया गया।
शहजादी ने इलाज करना शुरू करा और महीने भर में ही शहजादा पूरी तरह से ठीक हो गया, लेकिन जख्म अभी थोड़े थोड़े कच्चे थे। जैसे ही चकोरी और चकोरा ने 40 दिन की बात की थी, इसी तरह शहजादी शहजादे की खिदमत करती रही और बादशाह ने उसे बहुत भारी इनाम देने की तैयारी कर रखी थी और शहजादा उस तबीब का दिल से शुक्रगुजार था। लेकिन हुआ ये कि 40वें दिन शहजादी ने शहजादे के जिस्म पर वो लेप लगाया और वहाँ से निकल गई और अपने महल की तरफ लौट आई। शहजादी ने वहाँ आने से पहले शहजादे की अंगूठी जरूर उससे मांग ली थी और शहजादे की अंगूठी वो अपने साथ लेकर के अपने वालिद के महल पर वापस आ गई। इधर शहजादे को ये मालूम नहीं था कि तबीब चला गया है। महल में शहजादे की सेहत याबी की तैयारी जोर शोर से हो रही थी, लेकिन तबीब का दूर दूर तक कोई अता पता न था। शहजादा बहुत ज्यादा परेशान था और बादशाह भी हैरान था कि ये कैसा तबीब है, ये कैसा हकीम है जो बगैर किसी पैसे का तगाजा किए वहाँ खामोशी के साथ चला गया। शहजादा जब मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया तो उसको अपनी नई नवेली दुल्हन की याद आई। एक दिन वो अपने वालिद से इजाज़त लेकर के शिकार के बहाने से निकला और सीधा अपने ससुराल चला गया। उसने शाही लिबास पहन रखा था, उसके साथ फौज का एक शाही दस्ता भी मौजूद था। नौकरों ने उसे बड़े ही एहतराम के साथ बैठाया और बादशाह को खबर दी। बादशाह बेटी के गम में वक्त से पहले ही बूढ़ा हो चुका था। शहजादे ने बड़े ही अदब से बादशाह को सलाम पेश किया। बादशाह ने कहा, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? शहजादे मालूम देते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। शहजादे ने कहा, ऐ मेरे मोहसिन, आप भले ही मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। मैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। दरअसल मैं वही बंदर हूँ जिसको आपने अपने बराबरी का दर्जा दिया था, अपने महल में रखा था, खिलाया पिलाया और अपनी बेटी के साथ मेरी शादी कर दी थी। बादशाह ने खुशी से और हैरत से पूछा कि बेटा ये कैसे मुमकिन है? शहजादे ने कहा, मैं आपको अपनी पूरी कहानी बाद में बताऊंगा, पहले बताइए कि मेरी दुल्हन कहाँ है? बादशाह ने कहा, बेटा वो तुम्हारे जाने के बाद उसी महल में अकेली रहती है। शहजादा वहाँ से खुशी से भागता हुआ महल के अंदर गया। शहजादी गम की तस्वीर बनी बैठी थी, फूल सा चेहरा मुरझाया हुआ था। शहजादे को अपने सामने देख करके शहजादी को यकीन ही नहीं आया। शहजादे ने कहा, हाँ शहजादी, तुम्हारी मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाई। तुम्हारी माँ ने मुझे मारने की तो कोई कसर न छोड़ा, सारे जिस्म पर बड़े बड़े आंवलों से भर गया था, मेरे बचने की कोई उम्मीद न थी। शहजादी ने कहा, फिर तुम भला कैसे ठीक हुए? शहजादे ने उसे अपनी पूरी ठीक होने की कहानी बताई। शहजादी ने कहा, अच्छा तो आप उस हकीम को बहुत मालामाल कर दिया होगा। शहजादे ने कहा, नहीं, हैरत की बात तो ये है कि उसने हमसे कुछ भी ना लिया सिवाय मेरी एक अंगूठी के और चुपचाप वहाँ से चला गया। शहजादी ने उसे अंगूठी दिखाई और पूछा, क्या ये आपकी अंगूठी है? शहजादे ने कहा, हाँ, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आई? शहजादी ने कहा, क्योंकि वो तबीब कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। फिर शहजादी ने उसे पूरी कहानी सुनाई। शहजादी ने कहा, मेरी माँ भी आपकी दुश्मन नहीं थी। जब मेरी माँ ने आपको इंसान बने हुए देखा तो उसने बंदर की खाल को जला दिया। ना ही ये खाल होगी और ना ही आप दोबारा बंदर बनेंगे। शहजादी बोली, गलती आपकी भी है कि आपने मुझे कभी बंदर बनने की सच्चाई नहीं बताई, वरना मैं उस खाल को अपनी जान से ज्यादा हिफाजत के साथ रखती। शहजादे ने कहा, दरअसल मुझे ये सारी बात बताने का कभी मौका ही नहीं मिला। तकरीबन 1 साल पहले की बात है, मैं शिकार करने के लिए निकला और मेरे साथ नौकर भी थे। जंगल में मुझे एक हिरन नजर आया, मैंने उस पर तीर चलाया, वो हिरन मेरे आंखों से ओझल हो गया। मैं उस हिरन की तलाश में निकला। मैं इतने आगे निकल गया कि जो मेरे साथ लोग थे वो सब पीछे छूट गए। मैं अपने साथियों से बिछड़ गया। मैंने देखा कि सहरा के पास एक बुजुर्ग बैठे हैं, उनके करीब एक 10-12 साल का बच्चा बैठा हुआ है। वो बुजुर्ग रो रहे थे।
में उस बच्चे की टांग से खून बह रहा था। वो बुजुर्ग रो रो करके उस शख्स को बद्दुआ देते जा रहे थे जिसने उनके बच्चे की टांग पर तीर चलाया था। मुझे देख करके बुजुर्ग ने गुस्से से कहा, तुम इंसान हो या बंदर हो, तमीज तो तुम्हें छू करके भी नहीं गुजरती। बस ये उनके कहने ही की देर थी, मैं फौरन इंसान से बंदर की शक्ल में तब्दील हो गया। अब तू जंगल में भटकता भटकता फिरेगा, तुझे कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। उनकी बद्दुआ से और अपनी हालत से मैं इतना परेशान हुआ, मैंने उनके पांव पकड़ लिए और रो रो करके उनसे माफ़ी मांगने लगा। मेरी उस हालत को देख करके उस बच्चे को मुझ पर तरस आ गया। उसने अपने दादा से कहा कि दादा जान, जब इंसान अपनी गलती को मान ले तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, हमें चाहिए कि हम इसे माफ़ कर दें। लड़के ने जब बहुत ज़्यादा इसरार किया तो बुजुर्ग ने कहा, देख इससे कुछ सीख, तूने इसके साथ क्या किया और ये तेरी भलाई मांग रहा है। खैर मैं अपनी बद्दुआ को वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसको कम कर सकता हूँ। साल भर तू बंदर ही रहेगा। जब कोई भी लड़की तुझसे हमदर्दी करते हुए शादी के लिए तैयार हो जाएगी तब तू अपनी असली हालत में वापस लौट आएगा। अगर 1 साल से पहले तेरी शादी हो गई, सिर्फ अपनी बीबी के सामने ही तो इंसानी शक्ल में आ सकेगा। मजबूर हो करके मैं वहाँ से आ गया। मैं वापस अपने महल नहीं जा सकता था, मेरा कोई ठिकाना नहीं था। 6 महीने तक मैं जंगल में यूं ही भटकता रहा। उसके बाद मेरी मुलाकात तुम्हारे वालिद के साथ जंगल में हो गई, जो मुझे वहाँ से अपने साथ महल ले आए। फिर बादशाह ने तुम्हारी शादी मुझसे करवा दी और आगे की सारी बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। शहजादे की ये बात खत्म ही हुई थी कि मलिका और बादशाह ने सारी गुफ्तगू को सुन लिया। फिर मलिका ने शहजादे से माफ़ी मांगी और शहजादे ने मलिका को माफ़ कर दिया। बादशाह ने कहा, हमारा कोई बेटा नहीं है, बेटा अब तुम मेरे पास रहोगे। शहजादे ने कहा, अभी तो मुझे अपनी दुल्हन को लेकर के अपने महल पर जाना है, अपने वालिद वालदा से मिलवाने के लिए लेकर जाना है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपका हाथ बटाने ज़रूर आता रहूँगा। उसके बाद शहजादा अपनी दुल्हन को साथ लेकर के अपने घर चला गया और फिर दोनों हंसी खुशी वहीं पर ज़िंदगी गुजारने लगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।